अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और अवामी मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। इस वक्त मौजूद गुफ्तगू मुल्क की मौशी सूरत हाल है और क्यों ना हो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होना अभी बाकी है। नई हुकूमत ने जैसे ही चार्ज लिया, उनकी तरजीहात में जो सबसे पहले चीज़ हमें नज़र आई और जो कि नज़र आनी भी चाहिए थी, तो मुल्क की मौशी सूरत हाल है। इससे पहले मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें आती और जाती रहीं, तो हम मौशी एतबार से कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब कोई भी हुकूमत नहीं कर सकी जिसके बाद हम ये कह सकें कि एक हुकूमत के जाने के बाद दूसरे जब इक़्तिदार मुंतकिल हुआ तो वो मौशी पॉलिसीज़ अगर बेहतर होती तो शायद मीशत जो है वो हमारी बिल्कुल से जो है वो गिरावट का शिकार ना होती। बहरहाल ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक हुकूमत आती है, कुछ फ़ैसले करती है, उसके बाद मईशत में ज़रा सी बेहतरी हमें नज़र आती है और उसके बाद फिर वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है, फिर नई हुकूमत आ जाना उसका, और उसके बाद फिर नए सिरे से पॉलिसीज़ का आगाज़ करना। क्योंकि ये सिलसिला काफ़ी देर से जारी है, इस वजह से जो मौशी इस्तेहकाम का हम हमेशा तस्करा करते हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। अब खुदा का शुक्र है कि सिलसिला शुरू हुआ है, इस्लाहात की बातें हो रही हैं, बेहतरी कुछ खुदा का शुक्र है नज़र आना शुरू हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और बजट की अब आमद है, पहला बजट होगा मुंतखब हुकूमत का, और सवाल वही है जो हर दफ़ा किया जाता है कि क्या इस वक्त डिलीवर करने के लिए है, क्या इतनी गुंजाइश हमारे पास है हुकूमत के पास कि वह आवाम के लिए कुछ अच्छे फ़ैसले कर सकें। वरना हमेशा सूरत हाल ऐसी रही है कि मुश्किल फ़ैसले जो है वो किए जाते हैं अवाम के लिए हमेशा से, और कुर्बानी हमेशा मांगी जाती है जिसका हम हमेशा शिकार हैं। ये सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू साल साल होती रही और ये सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है। बहरहाल आज जो मौजूद गुफ्तगू है वो इसी हवाले से, ख़ास तौर पर मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से। बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बज़रिया स्काइप चाइना से हमारे साथ बराह रास्त होंगे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, जो कि एक माहिर तालीम भी हैं, मौशी तज्ज़ियाकार भी हैं, और इसके अलावा आपके जो रिसर्च पेपर हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में शाया होते रहे हैं और हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया यासर भाई। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि हुकूमतें आती और जाती रहीं हर दौर में, लेकिन एक मौशी प्लान जो है वो किसी के पास हमें नज़र नहीं आया, या शायद अगर कहीं था भी तो हुकूमत इतनी जल्दी चली जाती है कि उसके ऊपर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमेशा मईशत गिरावट का शिकार रही है। सवाल आपसे ये करूँगा कि आप सूरत हाल आपको कैसी नज़र आती है, और उसके साथ साथ मैं देख रहा था आपने कि इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है और व्लॉग भी इसके ऊपर किया है टैक्सेस इस्तिलाहात के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या उम्मीद नज़र आ रही है और क्या नई इस्तिलाहात हैं जिनको आप समझते हैं कि मुतारिफ़ किया जाना जो है वो अब मुतारिफ़ करवाया जाएगा हुकूमत की जानिब से? फरमाइए। जी अभी तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है उसको यही फिक्र लगी हुई है कि अगला जो पैकेज है आईएमएफ से वो कैसे लिया जाए। और राइट। आपको याद है, आप भी पढ़ते रहते हैं जी। कि अभी जो वफद आया था आईएमएफ को बगैर किसी मुज़ाकरात के वो वापस चला गया है। अभी जी। कोई चीज हुतमी तौर पे हमारे सामने नहीं आ रही। हम्म। अब जो बजट पे आज उनको पेश करने का गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, बजट के अंदर जो तजावीज आईएमएफ ने दी थी, सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि आप 18% जो सेल्स टैक्स है वो आप अप्लाई करें। जी। अब 18% जब सेल्स टैक्स लगेगा तो आप ये देखें कि वो मल्टीपल वेज से होता हुआ जब एंड यूजर के पास आएगा तो इन्फ्लेशन में किस कदर इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल। फिर बजट के अंदर ये भी तजावीज दी गई हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू आपका था उसको 12,000 अरब से जी। जायद का जो है पहले का हदफ मुकर्रर किया गया है। तो जी। वही जो 18% की बात कर रहा हूँ आईएमएफ से इम्पोज सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो वो अब जब ये हदफ आपका 12,000 अरब से ज्यादा हो गया तो इससे भी आप देखेंगे महंगाई का अंदाजा आप लगा लें किस कदर आगे होगी। फिर आईएमएफ ने चंद दिनों पहले, अगर आपने मेरा एक वील सुना तो उसमें ये कहा था कि आपको जो लोकल करेंसी है आपकी हम्म। डॉलर के अगेंस्ट उसके अंदर भी आपको 18% वैल्यू कम करनी पड़ेगी। हम्म। उनके कहने का मतलब ये था कि जो रुपया अभी डॉलर जो है पाकिस्तान में 280 रुपए के मुकाबले में बिक रहा है तो इसकी कीमत जो है बेसिकली वो 329 रुपए होनी चाहिए। और आपको याद हो कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये बात कही थी जी। कि भाई पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब डॉलर जो है वो 350 रुपए पे जाएगा। और आप बड़े हैरान हुए थे बिल्कुल कि क्या बिल्कुल। वाकई ऐसा होगा। हम्म। और आप देखें जो पिछला हम डॉलर जो इससे पीछे 330 तक हम चले गए। जी। अब आईएमएफ जो है वो आपको खुद कह रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो हम्म। 329 रुपए होनी चाहिए। हम्म। तो जो जिस तरह के
गवर्नेंस के इश्यूज हैं हमारे, तो क्या आप नहीं देख रहे कि आने वाले चंद महीनों में डॉलर जो है वो 350 पे चला जाएगा, अगर आपका आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है वो वक्त पे नहीं होता। तो बिल्कुल ओवरऑल बिल्कुल। बात मेरे कहने का मकसद ये कि अगर कोई बंदा इस सिनेरियो में आपसे ये कहता है कि ठीक है जी आने वाले महीने जो है बजट के बाद पास में दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो बात कतई तौर पे मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि कोई ऐसा अच्छा वक्त आएगा। और फिर आप देखें कि आप चूंकि क्लोज इकोनॉमी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, जो सिचुएशन है आप यूके में देखें, ऋषि सुनक जो है उसने, चूंकि वहां इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है तो उसको भी अपने वजारती उजमा से हाथ धोना पड़ा है। और उसके बाद आप यूरोपियन कंट्रीज में आ जाए, आप अमेरिका में आ जाए, कनाडा में आ जाए, तो हालात पूरी दुनिया के अंदर सिवाय चाइना के कहीं पर भी अच्छे नहीं है। तो चूंकि हम भी पूरी दुनिया के साथ लिंक हैं, तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये भी कहा था कि 2025 तक जो है वो तो आप भूल जाएं कि इन्फ्लेशन जो है किसी भी सूरत पाकिस्तान के अंदर कम होगा। आल्दो के हम लोग दावे कर रहे हैं कि हर हफ्ते बाद अखबार के अंदर ये खबर छपती है, तो जी हम पिछले साल के इस साल जो है कभी इन्फ्लेशन मेरा 22% पे हो जाता है, कभी हम 21.5% पे ले आते हैं, कभी हम 20% पे ले आते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है बिल्कुल इससे डिफरेंट है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि 2025 के बाद चीजें जो है इंटरनेशनल लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होना शुरू होंगी, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जाके हालात जो है वो भी संभलना शुरू होंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ये अभी हालिया दिनों में जिस तरह की खबरें आई हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात से जो है वो $10 मिलियन का जो है कोई इन्वेस्टमेंट की शक्ल में जो है कुछ वो मिल जाएगा। अब इस पैकेज को क्या नाम दिया जाए इसके बारे में अभी तक सही नहीं पता, लेकिन इन्वेस्टमेंट की शक्ल में वो 10 जो बिलियन डॉलर हैं वो आपके पास आएंगे। इसी तरह चाइना के साथ अभी सी पैक के हवाले से जो है वो दोबारा से प्रोग्रेस उसके ऊपर शुरू हो रही है। इन तमाम चीज़ों का क्या नतीजा निकलेगा? क्या वाक़तन ये आपके सिस्टम में आ जाएंगे? क्या आपका जो बर्डन है वो कम हो सकेगा? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़रा। उसमें अब देखें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी कोशिश तो बहुत ज्यादा है, SIFC बनाने का मकसद भी हमारा यही था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप यूएई में जाते हैं तो वहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सऊदी अरब के साथ भी आप औकात इसी तरह सही है। आप सी पैक जो फेज 2 की बात एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जो जो पेशरफ्त जारी है, और बड़े अब आने वाले चंद दिनों में हम बड़ी खुशखबरी जो है उस तनाजुर में सुनेंगे। देखें बात ये है कि मैं 3 चीजें जो है ना वो उसको बड़ा कंसिडर करता हूँ जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। पहली बात आपकी ये है कि जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो अभी तक हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर पाए, उसकी कंटिन्यूटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है इन्वेस्टर का बिहेवियर, कि आया कि वो फैसला करेगा इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं करेगा। एक ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो पोलिटिकल सिचुएशन है आपकी, उसके ऊपर भी ये चीजें डिपेंड करती है। तीसरा आप देखें मुल्क के अंदर 22% इंटरेस्ट रेट है। मुझे भी अगर आप कहेंगे तो मैं अगर फर्ज को लोकल बैंक से कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट करूं इस रेट पर, तो मैं सोचूंगा, क्योंकि मैंने पहला प्रोग्राम आपके साथ किया था, मुझे याद है 2019 में, तो उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ कास्ट एफिशिएंसी जो है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। इसको सारा लफाज में बात आप ये करेंगे, जब प्रोडक्शन की बात करें पाकिस्तान के अंदर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो मुझे ये बताइए कि जब मैं एज एन इन्वेस्टर ये बात देखूंगा तो मुझे ये पता होगा जो प्रोडक्शन इनपुट्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, चाहे लेबर की वेज की फॉर्म में हो या इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी फॉर्म में हो। तो कल को मैं जब महंगे इनपुट्स लेके इस्तेमाल करूंगा तो मेरी जो प्रोडक्शन मार्केट के अंदर आएगी उसकी प्राइस भी हाई होगी। अगर मैं इसी प्रोडक्शन को अपनी चीज को इंटरनेशनल मार्केट में देखूं तो जब मेरी चीज की कीमत ज्यादा होगी तो मेरे साथ जो बैठे बाकी कंपटीटर्स हैं उनकी चीजों की कीमतें जो है वो कम होगी, तो फिर मैं अपने आप को कहाँ फॉल करता हूँ। तीसरा जो बड़ा अहम वो मैं समझता हूँ उनसर है वो इन्वायरमेंट है। आप जब तक मुल्क के अंदर इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे, जितना मर्जी दुनिया के अंदर आप घूम लें, इन्वेस्टमेंट को मेरा नहीं ख्याल कि आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात। तो हमें बजाय थे कि हम सऊदीया के पास जाएं, हम यूएई के पास जाएं या हम चाइना के पास जाएं, हम अपने मुल्क के अंदर जो हमारे घर का माहौल है उसके ऊपर हम तवज्जो क्यों नहीं देते। घर का माहौल जब आपका अच्छा होगा, जब सारे लोगों को पता होगा कि ठीक है ये गवर्नमेंट आई है, ये 5 साल या 10 साल पूरे करेगी, और इस गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की है वो भी कंटिन्यू रहेंगी, और उसके बाद हम जो सरमाया पाकिस्तान के अंदर लेके जाएंगे या लगाएंगे उसकी सिक्योरिटी जो है वो भी उस मुल्क के लिए बड़ी अहम होगी। तो तब जाके बनेगा आपका एनवायरमेंट। और जब आपका एनवायरमेंट आपके मुल्क में एनवायरमेंट होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, इवन के लोकल इन्वेस्टर के लिए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब को कहीं दुनिया में जाके ये कहना पड़ेगा कि भाई आइए और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि लोग जो हैं बाहर का जो इन्वेस्टर है वो बड़ा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के साथ बड़ा अवेयरनेस रखता है,
तो वो खुद ही जो है पोटेंशियल आपकी इकोनॉमी के अंदर ढूंढ लेगा। डॉक्टर साहब, इससे तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि उसके लिए हमें फिर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले जो है हमें अपने एनर्जी के जो क्राइसिस हैं, अपने एनर्जी मिक्स है, इसको रिव्यू करना होगा। हमने जो बिजली की कॉस्ट यहाँ तक पहुँचाई है, इसको कम करने के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट की हमें ज़रूरत होगी। लॉ एंड ऑर्डर की एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन हमें यहाँ पर चाहिए होगी, नॉर्मल करना होगा उसको, हालात को इतना कंड्यूसिव बनाना होगा। और इसके अलावा फिर और बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे, और उसमें सबसे पहले ये है कि हमारा जो ये फिजिकल इम्बैलेंस है, इसको ठीक करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा और बहुत कुछ करना है। तो ये तो इनिशिएटिव्स अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। बिजली से ही अगर शुरू करें डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बताएं कि ये कैसे मसला हल हो। चाइना में आप हैं, चाइना के अंदर जो बिजली की जो सिलसिला है, किस तरह उन्होंने फिर 3 गॉर्जस डैम बनाया और फिर किस तरह से उन्होंने जो है वो बिजली बनाना शुरू की, कैसे सरप्लस में गए, वो सारे स्टेप्स तो हमारे यहाँ नहीं लिए जा रहे हैं। इसके बारे में चाहूँगा डॉक्टर साहब कुछ कहिए। मैंने एक प्रोग्राम किया था एक निजी टीवी चैनल के साथ, उसमें मैंने एक सेंटेंस बोला था, जो सेंटेंस मेरा बड़ा ही वायरल हुआ था, हम्म, उसको मैं रिपीट कर देता जी हूँ। जी। कि उसको कहने का इन्वर्टेड कॉमास में मैंने ये कहा था कि आवर पॉलिटिकल लीडर्स विल हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स। हम्म। बात ये है, आप जब तक इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का जो कोरिलेशन है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल। चीजों के बारे में आप कैसे सोचेंगे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सेकंड स्टेप के ऊपर। देखें, आप जैसे इतने सारे आपने मुझे फैक्टर्स गिनवा दिए हैं कि हम्म। इनके ऊपर अभी काम होना बाकी। मैं उससे पहले ये जरूरी समझता हूँ कि जिस दिन हम अपने जो जाती मुफाद हैं हम्म। उसको हम पीछे रखेंगे, जो हम्म। मुल्की मुफाद है उसके बारे में सोचेंगे, ये सारा आपको जो फिजिकल इम्बैलेंस है ये भी ठीक हो जाएगा, ये आपका लोड शेडिंग वाला मामला ये भी ठीक हो जाएगा, हम्म। और जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हम कह रहे हैं हम बना नहीं पाए ये भी बन जाएंगी। तो हमें सबसे पहले जो है अपना जो जाती मुफाद है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम्म। जब तक हम उसको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, मुझे बताइए हम कैसे मुल्क के बारे में या मुल्क की पॉलिसी के बारे में या मुल्क के साथ अपनी लॉयल्टी जो है उसको मुंसलिक कर पाएंगे। हम्म। जहां तक रही बात ये कि बिजली जैसे ये भी फिर दोबारा बात करनी पड़ जाएगी। पिछले ही प्रोग्राम के अंदर आपसे मैंने बात की हम्म। थी कि मैं चाइना में पिछले 2 महीने से मेरा एकेडमिक ट्रिप है यहाँ पे। हम्म। तो मेरे पास जो अपार्टमेंट है उसमें बिजली कैसे हम इन्होंने बिजली को कंट्रोल कैसे किया, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली चोरी का ही बड़ा मसला है, हमसे अभी तक वो चोरी कंट्रोल नहीं हो रही। हम्म। इवन कराची में आप देखते हैं बड़े बड़े जितने शहर, जी वहाँ जी। कुंडा सिस्टम है, कुंडा लगाने से जो है वो बिजली आपकी चोरी हो रही है। हम्म। इन्होंने जहाँ प्रीपेड सिस्टम रखा हुआ है, या कोई कार्ड दे देते हैं, मीटर आपके घर के अंदर लगा देते हैं, उस कार्ड के अंदर पैसे डालेंगे और वो पैसे डलवाने के बाद कार्ड जो है मीटर के अंदर उसको स्कैन करेंगे या स्क्रैच करेंगे। हम्म। ठीक है जी। तो उससे क्या है कि घर का मीटर जो घर की बिजली आपकी चलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल जब ठीक है। उसका 90 या 95% बिजली आप कंज्यूम कर लेते हैं, फिर एक अशारतन आपके घर की बिजली जो है चंद सेकंड के लिए बंद हो जाती है। बिल्कुल तो ठीक। ये इंडिकेशन होता है आपके लिए कि भाई आपका जो बिल है वो जी। खत्म हो गया है। खुदारा ऑफिस जाएं, अपने कार्ड को रिचार्ज करें, आके फिर इसको स्कैन करें, तो फिर आपकी बिजली है वो कंटिन्यू हो जाती है। बिल्कुल और ठीक है। यही सिलसिला पानी के साथ है, जी। और यही सिलसिला गैस के साथ है। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने हुकाम बाला से ये सवाल करता हूँ, हम ये तो कहते हैं कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है को हिमालय से भी ज्यादा ऊंची जी है और जी। शहद से भी ज्यादा मीठी है। तो हम्म। भाई आप जब यहाँ पे आते हैं, तो क्या आप इनके जो बिजली स्ट्रक्चर है उसको आप उसका मुआयना नहीं करते? हम्म। क्या इनका जो रेलवे सिस्टम है उसका मुआयना नहीं करते? गो कि आपको बाद में पता चलता है कि हम्म। जो हमने रेल की बोगियां जो है चाइना से इंपोर्ट की हैं, हम्म। हमारा जो रेलवे ट्रैक है उसके मुताबिक ही नहीं है। तो हम्म। उसके बाद आप पानी का सिलसिला जो डिस्ट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं वो भी आप इनसे सबक सीख सकते हैं। तो सबक सीखने के लिए हम तैयार नहीं है, जी। लेकिन ये हम कहने के लिए जरूर तैयार है कि जी हमारी दोस्ती को हिमालय से भी ऊपर है और हमारी दोस्ती शहर से भी ज्यादा मीठी है। दोस्ती का तो फायदा सर ये होता है ना, अगर वो आपका अच्छा दोस्त है, हम्म। वो आपका हेल्पिंग हैंड है, तो उससे हमें सबक सीखना चाहिए। हम्म। हम ये भी कहते हैं कि हम वो लोग थे जिन्होंने चाइना को डैम टेक्नोलॉजी हमने दी। हम ये भी कहते हैं कि भाई चाइना को पहली एयरलाइन जो उनकी सेट करने वाले पाकिस्तान किया ये है। हम्म। ठीक है, या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। तो मुझे बताया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो क्यों अब बैठ रही है? हमने क्या ऐसा कर दिया है कि हम बिल्कुल जो है वो नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, हम्म। और दूसरे कंट्री जिनकी हमने हेल्प की वो हमसे आगे चलते जा रहे हैं। हम्म। तो मुझे तो एक ही जुमला लगता है कि शायद हमने मुल्की मुफाद जो है उनको पीछे रख दिया, और जो जाती मुफाद जो है उसको हम तरजीहन आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब एक ऐसे मौजू पे बात करूंगा कि शायद हमारे यहाँ भी इन मामलात पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती, और वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से। आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर लोग इस वक्त सर जोड़ कर बैठे हैं। अभी इस वक्त ही यहाँ पे लोगों को महसूस होना शुरू हो गया है कि अब हीट वेव बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती जा रही है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये भी आपका बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी इकॉनमी पे इसका है। अच्छा जी,
अब ये कि इसके हवाले से हम क्या करेंगे, अब आगे आने वाले वक्त के लिए क्या प्लानिंग हमने कर रखी है, जो फ्लड्स आएंगे फिर उनका रास्ता कैसे रोकेंगे, और वो जो नुकसानात होते हैं वो हमेशा इनकर्ड होते हैं, उसकी वजह से फिर आप और पीछे चले जाते हैं। इससे पहले जो फ्लड आया उसकी वजह से अभी तक आप जो है वो स्टेबल नहीं हो सके। ये तो हमारी कंसिडरेशन में अभी हो ही नहीं सकता। इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम इकॉनमी के अंदर जब फोरकास्टिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले वक्त में अगर खुदा ना करे सामने आती हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ये ज़रा बताइए। क्या हम मुतामिल हो सकते हैं अगर इस तरह का कोई और जॉल्ट अगर हमें लग जाए? आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आप 2005 में आ जाएं, बीजिंग के अंदर हर एक आदमी जो था वो मास्क इस्तेमाल करता था, इस कदर फोग होती थी। तो जी। इन्होंने उस मसले को जारी बात है अहमियत दी, जाना समझा, तो इन्होंने ये उसका सलूशन निकाला कि भाई साहब जो हम दरख्त साजी थी, हम्म। ग्रीनरी के साथ जो हमने खिलवाड़ किया उसको दोबारा से हम अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल आप ठीक है। यहाँ किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में आप आके देखें, इन्होंने एक पोर्शन जो है वो मुख्तस किया होता है कि इस पोर्शन के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ऑल दो रोड हैं उसके अंदर, लेकिन अब इसको हम ये कह लें कि 100 मरले की एक हाउसिंग सोसाइटी है ना यहाँ पे, जी। उसमें 40 मरले जो है उसके ऊपर दरख्त साजी होगी, बिल्कुल ठीक है। प्लाटिंग उसके ऊपर होगी, उसके ऊपर ग्रीनरी होगी, दरख्त लगेंगे, पौधे लगेंगे, वो फूल वाले पौधे हो बगैर फूलों के, वो ओवरऑल जो है ग्रीनरी का ख्याल उन्होंने रखना है। फिर बिल्कुल ठीक बाकी जो बचता है 60%, उसमें से 30% जो है वो जो गाड़ियां खड़ा करने की जगह, पार्किंग वगैरह वो सारी बनानी है, तो है। 30% जो है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है। इसलिए वो हाई राइज बिल्डिंग जो उसके ऊपर आप चलते जा रहे हैं, बिल्कुल उसके ठीक। एवज हम क्या कर रहे हैं, हम्म। हम हर वो सरखेज इलाका जहां पे पता है चावल की फसल अच्छी होती है, जी। जहां हमें पता है गंदम की फसल अच्छी होती है, उसके ऊपर हम हाउसिंग सोसाइटियां बनाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड तकरीबन 2 लाख सोसाइटियां काम कर रही हैं, हाउसिंग सोसाइटियां काम कर रही हैं। अब देखिए कि अगर वो हाउसिंग सोसाइटी जो है एक महीने में एक जो एकड़ है उसके ऊपर अगर फर्ज कर वो कंस्ट्रक्शन करती है, हम्म। तो महीने में 2 लाख एकड़ जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल बात आप सही। जो कि जा भी उस तरफ रहे हैं कि जो आपके जरखेज इलाके हैं, जी। हाँ, आप इसको यूं कर सकते थे कि जो गैर आबाद इलाके हैं आपके जी। या बंजर इलाके हैं आपके, हम्म। उसके ऊपर आप चले जाते, उसके ऊपर ये हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं उनको अब डाइवर्ट करते, तो हम ये बिल्कुल। समझते कि ठीक है आप जरखेज इलाका जो उसका भी हम ख्याल रख रहे हैं, हम्म। और जो गैर आबाद इलाके हैं उनको भी अब आबाद कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। हमारा तो फोकस इस तरफ है जो जरखेज है। अब मुझे ये बताएं कि हम बड़े फख्र ये बात करते हैं कि भाई हम अग्रेरियन कंट्री हैं, तो हम्म। मैं तो जो चीज देख रहा हूँ आने वाले दिनों में, वो मुझे लगता है हमारे पास काश्त करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हम अभी भी जो है वो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। तो जो सिलसिला हम जिस तरह से नेचर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कल को तो हमें हर चीज जो है इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आप देखें जो पिछला फ्लड आपके पास आया था, तकरीबन 50 से 60 अरब डॉलर का नुकसान आपका हुआ। बिल्कुल। मेरा प्यारा मुल्क जो है वो आधा जो है पानी की वजह से या फ्लड की वजह से वो तबाह बर्बाद हो जाता है, हम्म। और आधा जो कहर की वजह से तबाह बर्बाद हो जाता है। तो बिल्कुल। हमने तो बिल्कुल उस तरफ तवज्जो नहीं की। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान की 300 अरब डॉलर की वाटर इकोनॉमी है। कोई हम्म। बंदा, मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर बात ही नहीं करता। बिल्कुल। कोई बंदा, पता नहीं जरूरत ही नहीं है लोगों के अंदर, या क्या वजूहात है, वो बंदा इस चीज को देखते हैं भाई ये 300 अरब डॉलर की जो वाटर इकोनॉमी, हम इसको सस्टेन क्यों नहीं करते? हमें क्या जरूरत है कि हम आईएमएफ के सामने हाथ फैलाएं? हमें क्या जरूरत है कि हम किसी दूसरे मुल्क से इमदाद मांगे या कर्ज मांगे? तो मुल्क के अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, उसके बाद आप देखें, पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो 22 या 5% आपका जो टोटल रकबा था उसके ऊपर जंगलात थे। जी। हमने इतनी तरक्की, असर भाई इतनी तरक्की की कि वो जी। जंगलात जो 22%, 22.5% थे, वो अब हम 5.2% पे लेके आ गए हैं। तो आप देखें जब आप कुदरत के साथ इस तरह खिलवाड़ करेंगे, जी। तो फिर ये जो क्लाइमेट चेंजेस है, ये सारी चीजें, इसके अजाब भी तो आपने ही झेलने हैं। बिल्कुल। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि चूंकि चाइना ने 2005 से ऑनवर्ड नेचर की अहमियत को समझते हुए उन्होंने इसके ऊपर काम किया, और आज आप आ जाए चाइना के अंदर, आपके यहाँ मेरे ख्याल में 51 चला गया है जो दर्जा हरारत है, यहाँ जी। पे सारा 27% है। जी। तो 27 और 51 में देखें हेल ऑफ डिफरेंस। हम्म। आप चले जाएं यूके के अंदर, आप चले जाएं बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वहां जो दरख्त हैं उनकी, आपने बिला वजह अगर दरख्त काट दिया तो उसकी सजा आपको बंदा मारने की सजा से ज्यादा है। बिल्कुल तो ठीक है। जब इस तरह के होंगे, जब इस तरह के कवानीन होंगे, तो हर बंदा केयर करेगा। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जी। यहाँ आम किसान क्या करे, मैं अपने अब्बा जी की एग्जांपल देता हूँ आपको। जी। जी। हमारे जो जो जिस एरिया में मेरे अब्बा जी ने भैंसे वगैरह रखी हुई है, उसमें 4 से 5 दरख्त थे। बिल्कुल ठीक है। तो होता ही गर्मियां आती, जब मैं बचपन में था, बल्कि वो दरख्त 8 से 10 थे। तो फिर जी। वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई मेरे अब्बा जी और उनके भाई के दरमियान, तो वो जी। दरख्त बट गए।
और हमने सबसे पहला काम किया कि जो डेरे के ऊपर जो गहरा दरख्त है उसको सबसे पहले हमने काटा। बिल्कुल फिर ठीक है। हमने डेरे को चारदीवारी की, फिर मेरे अब्बा जी ने लेंटर डाल दिया, फिर एक पीपल का दरख्त था। जी। अब मेरे अब्बा जी ने वो दरख्त भी काट दिया है कि भाई वो जब रेडी वगैरह लेके आते हैं ना चारे की, तो वो रुकावट पेश करता है, सिर्फ जी। इसको काट दो ताकि मेरी रेडी जो है ना वो आसानी के साथ आ जाए। तो मैंने कहा अब्बा जी कल को जो आपके वो हैं भैंस या आपके गाय वगैरह या आपके बाकी जो छोटे मोटे जानवर हैं इनको कहाँ बिठाएं? कहते बेटा मैंने बरामदा बना लिया ना, तो हम उसके अंदर एक पंखा लगा देंगे। बिल्कुल ठीक मैं है। बड़ा तनवीन हुआ इस बात से कि भाई जिस जिस स्पीड से लोड शेडिंग आपकी जा रही है, जी। तो कल को अगर वो लाइट नहीं होगी ये पंखा कैसे चलेगा? बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ऐसा तो ही। आपने इस तरह की एप्लीकेशन दे के अपने आप को खुद तबाह किया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक मैंने यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज से गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद थे और बात हो रही थी मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पर जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल देते हैं तो वहाँ पर मौशी इस्लाहात किस तरह करवाई गई, किस तरह फ़ैसले किए गए और फिर कैसे उन्होंने इस्तेहकाम हासिल किया, जो कि सब में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मौशी पॉलिसीज़ में अगर इस्तेहकाम होगा तो उसके बाद ही फिर आप मुल्क को आगे लेके चल सकेंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि जो ये सियासी सूरत हाल है किसी भी दौर में संभलने का नाम नहीं ले रही, और जिसकी वजह से ये सूरत हाल मुश्किल होती चली गई। बहरहाल मामलात पर गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज एक दफ़ा फिर हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद होंगे, उनसे फिर मज़ीद मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपको। जी डॉक्टर साहब, अब ये ज़रा फरमाइएगा कि अब वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट एक पूरी दुनिया में आ चुका है, और मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, ये उतार चढ़ाव यकीनन तमाम दुनिया के बड़े ममालिक में भी होता है। बरतानिया की अभी कुछ देर पहले जैसे आपने मिसाल दी थी, वहाँ पर जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ वो चले गए हैं, लेकिन ये सूरत हाल रहती है। उसके साथ साथ जो मौशी पॉलिसीज़ हैं वो हमें एक जैसी ही नज़र आती हैं। कोई भी हुकूमत आए, कोई भी पॉलिटिकल सेटअप आए, लेकिन उसको सिलसिला जो है वो जारी रहता है। चंद एक पॉलिसीज़ के अंदर ज़रूर तब्दीली की जा सकती है, ताहम जो ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं वो एक जैसी रहती हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यकसर मुख्तलिफ नज़र आती है। कोई भी हुकूमत हो, पिछली हुकूमत देख लें, उससे पहले हुकूमत देख लें, किसी के पास भी कोई मौशी प्लान या एजेंडा नहीं था, और बदकिस्मती ये है कि जब कोई प्लान और एजेंडा ही नहीं होगा तो फिर तो इसी तरह एडॉक बेसिस के ऊपर मुल्क को चलाया जाएगा। इस वक्त क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि कोई इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ रही है? क्योंकि हमें तो अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि बगैर किसी प्लान के आप कैसे चल सकते हैं। ये तो मैं चाहूँगा इस पर ज़रा बात हो। जी डॉक्टर साहब। उसमें अब देखें ना, अभी आप बरतानिया की बात कर रहे थे, तो वो ऋषि सुनक ने डेमोक्रेसी है ना वहां पे, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ठीक है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं आपकी उनको हम नहीं छेड़ेंगे, बाकी हुकूमतें जो हैं वो आती हैं जाती हैं, तो बिल्कुल सही। वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन वहाँ पे इलेक्शन जो है वो देखें वो भी खूनी नहीं होते। हमारे हर इलेक्शन के अंदर जो है लोग मर जाते हैं जी। बगैर किसी वजह के, वो जो बरादरियों के अंदर वो इनकी वो चपकलिश होती है या रंजिश होती है, वहाँ वो भी ऐसी चीज नहीं है। पर आपके पड़ोस में इंडिया के अंदर जो उसका इलेक्शन का छठा मरहला जो पूरा हो गया है, जी। अब उसके भी नतायज जो है वो आने वाले हैं। तो आप ये देखें कि हम चूंकि हमारे पास मुआशी प्लान नहीं है, तो फिर हमारी डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन वो यहीं तक रह जाती है। कहा है जी बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, मैं पहला प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि जिसने 5 साल पूरे किए। जी। जी मैं पहला सदर हूँ पाकिस्तान का जो दूसरी सदारत मुकम्मल करने जा रहा हूँ। तो फिर हम यहाँ तक रह जाते हैं। अब देखें अवाम की फलाह बहबूद की जो बात अब हम कर रहे थे, देखो सारा कुछ जो है जो इकोनॉमिक पॉलिसी की कंटिन्यूटी है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या सिक्योरिटी के मामले बेसिकली अवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं। जी। ठीक है, अभी आप बात ये कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है उनको चाहिए कि अपने जो अखराजात उनको कम करें। अखराजात अब इस तरह से कर रहे हैं, कभी मैं अखबार पढ़ रहा था कि नून लीग का इजलास हुआ है, जाहिर सी बात है उसकी पंजाब की बात हो रही है, जी। तो वहां ये तय हुआ गवर्नमेंट के अखराजात कम करने के लिए जो गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली के फ्री मुहैया किए जा रहे थे उनको कम करके 200 यूनिट कर दिया गया जी। है। तो जी। मुझे ये बताएं कि ये सोचने का अंदाज है। अब अगर ये वहां पे ये कहती मेरी सीएम साहिबा जो है या हुकूमत पंजाब जो है कि ये जो बेजा प्रोटोकॉल और बेजा महंगी गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मूवमेंट के लिए, उसको जी। हम क्या करते हैं गरीब आवाम के ऊपर कुर्बान कर देते हैं। तो बिल्कुल। हम भी
जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो काफिले हैं, या इवन काफिलों की जरूरत ही नहीं है। जी जी। जो हमारे सीएम साहबा हैं वो भी एक आम आदमी की तरह छोटी सी गाड़ी में, अगर बिल्कुल किसी ठीक है। जगह उन्होंने अपनी कोई स्पीच करनी है, किसी जगह उन्होंने कोई इफ्तिताह करना है, या किसी जगह उन्होंने कोई टूर करना है, तो उसके ऊपर हम करेंगे। तो हम्म। सोचने का ढंग जो है वही आपका उलट है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर तवज्जो देने के बजाय सबसे ज्यादा तवज्जो ये है कि मेरी पार्टी जो है, या मैं जो है, ये बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर या बीइंग अ प्रेसिडेंट, अपने पार्सल पूरे करना, यही मेरा कंसर्न है, बाकी कंसर्न कोई नहीं है। और बिल्कुल ठीक। आपको याद हो, इलेक्शन के दौरान हमने प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था, बल्कि मैंने बारहा ये कहा था आपसे जी। कि भाई आप सारे बात करें, पीटीआई कह रही है हमें वोट दें, हम्म मुस्लिम लीग नून कह रही है हमें वोट दें, हम्म फिर जो पीपल पार्टी है वो कह रही है हमें वोट दें, और जो सो कॉल्ड पार्टियां वो वोट दें। किसी बंदे के पास, कोई बंदा इन पार्टीज में से एजेंडे के ऊपर बात कर रहा है, भाई हमारे पास ये एजेंडा है, तो अवाम से हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमारे एजेंडे को किसी दूसरी पार्टी के एजेंडे से कंपेयर कर ले, जो एजेंडा आपको बेहतर लगे उस पार्टी को आप वोट दें। वो तो बिल्कुल। कैसी बात हुई ही नहीं है। हम्म बात तो यही हो रही थी कि मुझे आप दें चांस, भाई चांस हमने आपको पहले भी दिया। हम्म दूसरी पार्टी कह रही मुझे भी चांस दे, भी चांस हमने आपको पहले भी दिया। तीसरी पार्टी कह रही मुझे भी चांस, भी चांस तो हमने आपको पहले भी दिया था। तो उस वक्त कौन सी आपने पार्लियामेंट के अंदर दूध की नहरें जो है वो बहा दी थी, जो अब बहना बाकी है या वेरी बहाना राइट। बाकी है। बात यह है, जैसे वो आपको जुमला मैंने बोला था कि जब तक हमारी पार्टियां जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये सारे स्टेक होल्डर जो मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, वो हम्म आ, इकट्ठे होकर आल तो बैठे हुए, लेकिन अब देखें ना हम्म कि हर अदारा जो है पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहा है वो अपने बचाव के लिए नई से नई फसल जो है वो खड़ी कर रहा है, हालांकि मुल्क सबसे पहले है। जी। तो फिर भी मैं ये समझ के टू सम एक्सटेंट बातियों नजर में कहीं जाके सारे स्टेक होल्डर जो हैं उनको शायद ये बात भी बावर हो गई कि भाई मुल्क बचेगा, हम्म। मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क रहेगा, तो फिर ही बात होगी। बिल्कुल। तो मतलब बातियों नजर में हम कह सकते हैं कहीं जाके चीजों में बेहतरी जो है वो होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इदारे हैं, उनको अब जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। और ये जो एक टकराव की सी कैफियत हमेशा रहती है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपकी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है। और अगर इन मामलात के ऊपर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया तो फिर सूरत हाल हमेशा जैसे हमारी पेचीदा रही है, IMF के पास हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इस्तेलाहत जो वो कहेंगे हमें करनी पड़ेंगी, और उसके नतीजे यही निकलते हैं जो महंगाई की शक्ल में एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाती है। तो सबसे पहले इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी बात कर लें कमोडिटीज़ के हवाले से जो हमारे पास हैं। अब एक बड़ी खुशाइन बात यह है कि अब मैं देख रहा हूँ कि प्राइसेस के अंदर कमी आना शुरू हो गई है। मुख्तलिफ उसके अंदर आ रहा लोगों की है, कुछ कहते हैं कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। ताहम ये कि ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, जिसका हमें सम हाउ बेनिफिट मिल रहा है और मिल सकता है अगर हम अपने मैनेजमेंट के इशूज़ को दुरुस्त कर लें। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि ये जो हमारे मैनेजमेंट के इशूज़ हैं, अब यहाँ तो किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है, कोई आपको काम करने से नहीं रोकता। गवर्नमेंट चीज़ों को कब सिस्टमैटिक करेगी, मिडिल मैन का जो रोल है उसको कम कर सकेगी, फिर ये जो प्रोडक्ट है इसका मार्केट तक एक्सेस उसको सही बनाया जाएगा, फिर उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर काम किया जाएगा, सप्लाई साइड के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम जो है वो नहीं हो रहा, ये कि इसके ऊपर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये मैं चाहूँगा ज़रा इसको एड्रेस करें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव खासतौर पर इशूज़ हैं इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। गवर्नमेंट की विल तो इसके अंदर किसी भी गवर्नमेंट की नज़र नहीं आती, ऐसा क्यों? देखिए, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मोर देन 40% लोग आपके जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, और आपकी आबादी में से मोर देन 60% पोर्शन जो है वो देहात में रह रहे हैं, रूरल इकोनॉमी जिसे कहते हैं। हम्म अब रूरल इकोनॉमी के अंदर जो लोग रह रहे हैं 90% वो लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं। हम्म। आपने क्या किया, अगर आपको याद है, अभी अभी जो गंदम स्कैंडल हुआ है तो जी। उसमें नवार वाला साहब ने कहा जी मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ जो मैंने डिसीजन किया था मैं उसको ओन करने को तैयार हूँ। ठीक। ठीक है, सही है, उन्होंने बेटरमेंट के लिए डिसीजन किया होगा। जी। लेकिन सवाल ये, उस स्कैंडल के अंदर जो 300 से 400 अरब का टीका लोगों को लग गया है, हम्म। उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही। ठीक है। फिर आप ये देखें कि आपने ज़राअत को इतनी अहमियत दी कि महंगी गंदम आप मुल्क के अंदर अपने इंपोर्ट की, और जो जिस स्पोर्ट प्राइस के ऊपर आपको गंदम किसानों से लेनी चाहिए थी वो अपने लेने से इनकार कर दिया। हम्म। और उसका रिजल्ट ये हुआ, किसान जो है वो हड़ताल पे चले गए, और फिर साथ साथ हड़ताल पे नहीं गए, उन्होंने गंदम की जो पैदावार थी उसको खेतों के अंदर रख के जला दिया। हम्म। तो क्या ये गवर्नमेंट जो थी इसको कंसर्न नहीं होना चाहिए था? हम्म। अभी जैसे चीजों की, और ये क्रेडिट लेते हैं सारे कि देखें ये रोटी जो है वो हमने सस्ती कर दी। हम्म। क्यों? गंदम सस्ती हुई। अरे भाई, गंदम सस्ती भी हुई वो ठीक है, लेकिन जो गंदम जलाई गई
उसका क्या बना। जी। फिर हम ये कहते हैं चीनी जो है वो सस्ती हो गई, फिर हम ये कहते हैं दालें सस्ती हो गई, फिर हम कहते हैं और चीजें जो जरूरियात जिंदगी आम इंसान के लिए हैं। जी। अब मुझे बताएं, ये सारी चीजें जो है ये जरी नहीं है। हुँ। तो अगर आप अपने किसान को वह अहमियत दें, आप जब फसल की पैदावार का वक्त आता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन साथ साथ जो फसल के अंदर, वो चावल की फसल हो या गंदम की फसल हो, उसके अंदर जो इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स जो हैं या जी। बीज जो हैं, वो कतन सस्ते नहीं होते। वो बिल्कुल। बल्कि जब बिजाई का सीजन आता है वो पहले से ज्यादा महंगे हो जाते हैं। बिल्कुल। आप सब्सिडी जो है वो फर्टिलाइजर कंपनीज को तो दे रहे हैं, हुँ। आप जो सीड्स कंपनी उनको हम सब्सिडीज दे रहे हैं, हुँ। लेकिन उन सब्सिडीज का वो इफेक्ट कहाँ नजर आता है? आप एग्ज़ैक्टली। किसान को तो चीजें जो वो होर्डिंग कर लेते हैं, जब उसका सीजन आता है तो वो हुँ। हुँ। खादें पहले से भी ज्यादा महंगी हो जाती हैं। तो बिल्कुल। मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये चीजें और भी सस्ती हो सकती हैं हुँ। अगर आप अपने किसान को मोटिवेट करें, उसको इनकरेज करें, उसका भी ख्याल करें आप। हुँ। तो तब जाके ये जो रोटी आप कोशिश कर रहे हैं कि तनूर मालकान जो हैं वो 15 से 14 पे ले आएं, हुँ। वो 14 से 12 में भी आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसको जो आटा है वो भी रिक्वायर्ड रेट में मिलना चाहिए। जी। बाकी जो लेबर फोर्स वो इस्तेमाल करता है, ये इनपुट्स हैं रोटी की तैयारी में, वो हुँ। भी उसको सस्ते मिलने चाहिए। और बिल्कुल। ये सारी चीजें होंगी। ये ज़राअत को रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान की इकोनॉमी का ऐसे नहीं कहा गया। जी। और जब तक जी। रीढ़ की हड्डी को आप मजबूत नहीं करेंगे, हुँ। तो कैसे आप मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन जैसी जो जिन है, जो बोतल से बाहर आ गया, हुँ। उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आपने सबसे सही पहले कहा। मैं समझता हूँ सारे काम छोड़ के जो आपका किसान है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको वाज़ेह पॉलिसी बनाना होगी। हुँ। जब तक हुँ। ये नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे फ्यूचर में नज़र ये आ रहा है हुँ। कि वो मुल्क जो एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करेगा, हुँ। वही सस्टेन करेगा, क्योंकि जो फ्यूचर है वो अब एग्री कमोडिटीज़ का टाइम है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की है कि आने वाले वक्त में यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा, कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो मौजू है जिसके ऊपर बहस हो रही है वो ये फूड सिक्योरिटी के हवाले से है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तमाम हमारे यहाँ आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये जो हमारा जो अर्बन इकोनॉमी है इसके ऊपर तो हम बड़े काम करते हैं, इसके हवाले से बड़े फैसले होते हैं। जो रूरल इकोनॉमी है, ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर हमारी जो जो स्ट्रेंथ है, जो बैकबोन है, उसके ऊपर हमने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया। अब टैक्सेस के हवाले से एक बहस चलने के लिए कि आपने टैक्सेस को जो है उसके ऊपर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ैर हम जिस तरह की रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते हैं बड़े इम्प्रैक्टिकल होते हैं, और उसका नतीजा जो है वो हमेशा से ही हम देखते हैं कि काउंटर प्रोडक्टिव निकलता है। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम इसको अपना जो टैक्स का सिस्टम है, वैसे तो एक बड़ी लंबी एक डिबेट है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो उस पर भी काम करते हुए हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की ये ऐसी होती हैं और लॉज इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि एक आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या किया जा सकता है और कितना काम करने की ज़रूरत है? ये मैं चाहूँगा ज़रा इस पे बात हो। देखिए जी, उसमें तो सबसे पहली बात जो हमने की थी कि टैक्स नेट जो है उसको बढ़ाना चाहिए। अब ये 2 सेक्टरों का ये पोटेंशियल है, इसमें रियल एस्टेट सेक्टर है, दूसरा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है। हुँ। हुँ। अब मुझे बताएं, जब हुकूमत के अंदर वो लोग बड़े-बड़े ज़िम्मेदार, बड़े-बड़े फ्यूडल लैंड मास्टर्स बैठे हुए हैं, तो क्या वो इसके ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स लगने देंगे? या रियल एस्टेट के अंदर जो बड़ी-बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान हैं, क्या वो हुँ। इसके ऊपर टैक्स लगने देंगे? मुझे खैर इसके ऊपर जो है उम्मीद को नज़र नहीं आ रही, ठीक हुँ। है? हुँ। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कोशिश क्या कर रही है, बारहा ये आपको कहती है कि हमको नए टैक्स नहीं लगा रहे। जी। तो इसका मतलब ये हुआ जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर जो है बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल जो ऐसा ही है। पोटेंशियल फैक्टर्स आपके हैं उसकी तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे। तो जी। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स इंसेंटिव्स के थ्रू कुछ इस तरह की स्कीम जो है वो मुतारफ करवाई जाए, ताकि इन जी। लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आया जाए। और उससे भी जो पहली बात है वो ये डॉक्यूमेंटेशन, जी। आपकी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन जो बड़ी जरूरी है। जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो फिर मेरा ख्याल है कि एफबीआर को या जो टैक्स हुकाम है उनको 6-6 लाख सिमें जो हैं वो बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुँ। आप लोगों को एजुकेट करेंगे, फाइलर जब आप होते हैं तो उसका इकोनॉमिकली आपको क्या बेनिफिट होता है, जब आप नॉन फाइलर होते हैं तो उसका आपको नुकसान क्या होता है। एग्ज़ैक्टली। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा किया हुआ है कि लेट्स से अगर आपको प्लाट आप बाय करते हैं तो आप हुँ। फाइलर हैं तो उसमें टैक्स छूट है आपको, और अगर आप बेचते हैं उसमें भी टैक्स छूट है। ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन इसको प्रॉपर एजुकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल और ठीक है। दूसरा ये है कि हमें ये भी बताने की जरूरत है आवाम को कि टैक्स देने की अहमियत क्या है। लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो अवाम को ये भी बताया कि आपका पैसा है हुँ। जो हम टैक्स के फॉर्म में आपसे ले रहे हैं, ये आपकी फलाह बहबूद के ऊपर हम खर्च करेंगे और हम खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल अब सही। होता क्या है कि लोग इसलिए भी ये भी माइंडसेट है मुल्क के अंदर कि भाई जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट तो उस पैसे से याशियां करती है। जी। तो हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे गांव की गलियां जो हैं वो टूटी हुई हैं, तो हम इनको टैक्स क्यों दें? तो ये थोड़ा सा बिल्कुल। जो मैं कहता हूँ वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है हुँ। बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल।
वो मेरे ख्याल में उसको भी थोड़ा सा कह लेंगे पंप करने की जरूरत है। तो जब ऑलराइट। वो कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाएगा तो फिर ये सारी चीजें मुझे मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमें जो टैक्स का प्रोसीजर है, जो बड़ा हेक्टिक प्रोसीजर है, बिल्कुल जी, बात आपकी ठीक है। एक आम आदमी जो उसकी समझ से बाहर है, इवन कि मैं भी बिल्कुल वो ऐसा ही जो है। टैक्स फाइल जमा करवाता हूँ, वो मैंने एक एक्सपर्ट जो उसको हायर किया हुआ है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। अगर ये टैक्स जो जो प्रोसीजर वो आसान हो, हम्म। तो मेरा ख्याल है कि लोग फिर जाहिर सी बात है अडाप्ट करेंगे इस सिस्टम को। तो बिल्कुल हमें ठीक। टैक्स सिस्टम को भी थोड़ा सा आसान बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, ये मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर मज़ीद बात की जा सकती है और यकीनन करेंगे भी। हम इस वक्त क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है वो उसका वक्त ख़त्म हो गया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। चाइना से हमारे साथ जो है वो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज जो है वो मौजूद थे और बड़ी खुलकर गुफ्तगू हमने की मुल्क की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल पे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर साहब। और ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।